हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। यहाँ हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण में संज्ञा। प्रीवियस लेक्चर में हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद जाने और इनके उदाहरण भी आपको बताए। अब हम यहाँ पर कर रहे थे भाववाचक संज्ञा कैसे आप बनाते हैं, किस किस से। सबसे पहले आपका जो जातिवाचक संज्ञा है उससे आप भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। दूसरा आपका सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। ठीक है, इससे पहले हम एक क्विक रिवाइज करेंगे संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को आप क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हमने संज्ञा के 5 भेद पढ़ लिए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी एक ही व्यक्ति, किसी एक ही वस्तु या स्थान के नाम का या भाव का बोध हो, वहां पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। भाव नहीं आएगा इसमें व्यक्तिवाचक में। ठीक है, तो इसमें एक ही व्यक्ति, ठीक है, वस्तु या स्थान विशेष का यहाँ पर क्या आएगा, जिक्र होगा। जैसे व्यक्तियों के नाम में किसी एक व्यक्ति का, दिशाओं के नाम में किसी एक दिशा की बात की जाए, यहाँ पर देशों के नाम में किसी एक देश की बात की जाए, राष्ट्रीय जातियों में किसी एक जाति का, नदियों में किसी एक नदी का, समुद्र के नाम में किसी एक समुद्र का, पर्वतों में कोई एक पर्वत होगा, तो ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। इसमें जैसे आपका नगरों के नामों में कोई एक नगर हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आपका जयपुर हो गया, आपका अजमेर हो गया, पटना हो गया, दिल्ली, तो ये सभी जो हैं आपके किस में आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जहां एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान विशेष का बोध हो। ठीक है, तो जहाँ एक का, जैसे महीनों के हम नाम कहें तो महीनों के जो एक महीने में किसी भी महीने का जब आप नाम लेंगे तो ये आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ग्रह और नक्षत्रों के नाम आ जाएंगे, पुस्तकों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, त्योहारों के नाम, और ये जो है सभी आपके किस में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। दूसरा यहाँ पर आपने जातिवाचक संज्ञा पढ़ा। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, एक ही प्रकार के। जैसे हमने मनुष्य कहा तो समस्त मनुष्य जाति का ये बोध कराएगा। ठीक है, तो इसमें मनुष्य ही आएंगे, मनुष्य के अलावा कोई और नहीं आएगा। पहाड़ में समस्त पहाड़ जाति का, नदी में भी समस्त नदी, तो इस प्रकार से ये आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। तीसरा यहाँ भाववाचक संज्ञा की हमने बात की कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध हो, वह आपका भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा में आपके किसी के गुण हो सकते हैं, धर्म हो सकता है, अर्थ और भाव, ये सभी जो है इसमें आ जाते हैं। ये आपस में पर्यायवाची है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर समूहवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन भी आप कहते हैं, और अंग्रेजी में आप बहुत सारे कलेक्टिव नाउनों को याद भी करते हैं। ठीक है ना। फिर आता है आपका द्रव्यवाचक, तो जिससे आप नाप और तोल सकते हैं, तो वो वस्तु में आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। तो जिस संज्ञा से जो है नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उन्हें आप द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना हो गया, ठीक है, चांदी, लोहा, ये आपके नापे और तोले जा सकते हैं, दूध, पानी। भाववाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा बनाना किन किन से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना हम सीख रहे थे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर 2 चीजें सीख ली थी, जातिवाचक संज्ञा से आप कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, ये हमने कल की क्लास में किया था। तो देखिए यहाँ पर बूढ़ा आपका जातिवाचक संज्ञा है, बूढ़े का भाववाचक बुढ़ापा। बूढ़ा पूरी जाति को प्रदर्शित करता है, जाति का बोध कराता है, जबकि भाव, बुढ़ापा आपका भाव यहाँ पर आ रहा है। मित्र पूरी जाति का बोध कराता है, जातिवाचक संज्ञा है। मित्रता आपके भाव को प्रकट करता है, भाववाचक संज्ञा है। नौकरी आपकी क्या है, जाति है, लेकिन नौकर आपका क्या है, जाति है, लेकिन नौकरी भाव है। जवान आपका क्या है, जाति है, जबकि जवानी आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा लड़का, लड़कपन, दास, दासता, शत्रु, शत्रुता, मनुष्य, मनुष्यता, कलाकार, कलाकारी, बालक और बालकपन। सर्वनाम से हमने भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा।
सर्वनाम से आपने यहाँ पर सर्व आपका सर्वनाम है और सर्वस्व ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक। ऐसे ही निज, निज का निजत्व या निजता। ऐसे ही स्व, स्वत्व या फिर पराया, परायापन। अपना, अपनत्व या अपनापन। मम, ममत्व और ममता। ठीक है, अब आज देखिएगा यहाँ से कुछ विशेषण शब्दों से भी आप क्या कर सकते हैं, आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब विशेषण क्या होता है, संज्ञा तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सर्वनाम क्या है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाती है उसे आप सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उस शब्द को आप विशेषण कहेंगे। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता आपको बताएगी उसे आप कहेंगे विशेषण। तो देखिए लाल शब्द क्या है, विशेषण है। लाल से हम किसी का रंग बताएंगे तो रंग बताना एक विशेषण है। और रंग आप किसी वस्तु का बताएंगे, किसी भी वस्तु का आप रंग बता सकते हैं। सुंदर जो है ये क्या है, विशेषण है, किसी की आप सुंदरता बताएंगे। सफेद ये भी कलर है। चंचल ये आपका क्या है, विशेषता है। तो ये विशेषण शब्द है। तो लाल का लालिमा, लालिमा क्या है, भाव है। ठीक है, सुंदर आपका क्या है, विशेषण है, लेकिन सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। सफेद आपका विशेषण है और सफेदी आपका क्या है, भाववाचक है। चंचल आपका विशेषण है और चंचलता आपका भाववाचक है। ठीक है, इसी प्रकार से काला, कालीमा, हरा, हरियाली, चतुर, चतुरता या चतुराई, विनम्र, विनम्रता। मोटा विशेषण है, मोटापा आपका क्या है, भाववाचक। मीठा, मिठास। स्वस्थ, स्वास्थ्य। सर्द, सर्दी। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। और लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा विशेषण और दूसरी तरफ आप लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रिया। तो सबसे पहले तो क्रिया जान लेते हैं, क्रिया क्या होती है। कोई ऐसा शब्द किसी वाक्य में जिससे काम होने या करने का बोध हो वो आपकी क्रिया कहलाती है। यानी कि जिससे आपका काम होने का बोध हो, जिस शब्द से, वो आपकी क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थकना क्या है, क्रिया है। ठीक है, और ये आपकी भाववाचक कैसे बन जाएगा, थकावट। मारना क्रिया है और मार आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जीतना आपकी क्रिया है तो जीत आपका भाववाचक संज्ञा। चुनना क्रिया है, चुनाव आपका भाववाचक संज्ञा। सजाना, सजावट। हंसना, हंसी। भूलना, भूल। दौड़ना, दौड़। खेलना, खेल। उड़ना, उड़ान। तो यहाँ आपने क्रिया से जो है क्या बनाया है, भाववाचक संज्ञा को बनाना सीखा। चलिए इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने जातिवाचक को भाववाचक में, फिर हमने सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाया, फिर हमने विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाया और क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा आपने यहाँ पर बनाया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, और यहाँ हमने परिवर्तित भी किया। चलिए चलिए अब संज्ञाओं का प्रयोग, यूज ऑफ नाउन। नेक्स्ट देखिएगा, संज्ञाओं का प्रयोग। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है। तो देखिए अभी तक आपने संज्ञा पढ़ी है, लेकिन अब संज्ञाओं का प्रयोग आप कैसे करते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी वाक्य में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो आपका किस रूप में, जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है। और कभी कभी जो जातिवाचक संज्ञा है उसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त उसे करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में, आप तो पूरे विभीषण निकले। अब विभीषण यहाँ पर क्या है, विभीषण यहाँ पर क्या है, विभीषण यहाँ एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, लेकिन यहाँ किसे कहा गया है, विभीषण को, आप, यानी किसी को कहा गया है। विभीषण यहाँ एक जाति बताया गया है कि विभीषण ने जिस प्रकार का काम किया है ऐसे ही आप निकले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विभीषण को व्यक्तिवाचक की तरह नहीं बल्कि जातिवाचक, जबकि विभीषण तो किसी व्यक्ति का नाम है,
लेकिन यहाँ पर देखिए अर्थों को, उसके भाव को समझिए वाक्य में। आप तो पूरे विभीषण निकले, यानी कि आप विभीषण हो नहीं, विभीषण की बात नहीं की जा रही है, लेकिन विभीषण के जो गुण हैं वो उनकी बात की गई है। तो ये जो है यहाँ जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, तो आप तो पूरे विभीषण निकले, तो ये आपका क्या है, ये आपका जातिवाचक के रूप में, जबकि ये व्यक्तिवाचक है। क्यों? क्योंकि नाम है ये विभीषण, और नाम तो हम व्यक्तिवाचक में ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जाति को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार आप कलयुग के भीम हो, तो आप कलयुग के भीम हो, भीम भी व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पर आप कलयुग के भीम हो, ये जो है भीम के जो है गुणों को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है जातिवाचक के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई जातिवाचक संज्ञा है उसको ही हम व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पंडित जी को कौन नहीं जानता। अब देखिए वैसे तो आपका पंडित जी शब्द क्या है, पंडित जी आपका जातिवाचक है, लेकिन यहाँ इस वाक्य में भाव देखिए, ये जो है किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्तिगत जो है पंडित जी के लिए बात की जा रही है। पंडित जी को कौन नहीं जानता, यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। जैसे आपके कस्बे में, आपके गांव में जो है किसी पंडित जी जो है बहुत फेमस हैं, तो ऐसा है आप कहेंगे कि इन पंडित जी को कौन नहीं जानता है। तो पंडित जी को कौन नहीं जानता है, यहाँ पर पंडित जी वैसे तो आपका जातिवाचक के रूप में है, लेकिन यहाँ इसको व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है पंडित जी को। तो ये जो पंडित जी हैं ये जातिवाचक होते हुए भी ये यहाँ व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। इसके लिए आपको वाक्य को पढ़ना है, वाक्य में जो भाव है उसको देखना है। तो यहाँ पंडित जी शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। इसी प्रकार दाऊ से कृष्ण के भाई बलराम का गोस्वामी से तुलसीदास का बोध होता है, अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बनकर प्रयुक्त हुई हैं। तो यहाँ पर जो है जातिवाचक संज्ञा को किसमें, व्यक्तिवाचक के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। चलिए इसको आप लिखिएगा, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में। इसमें आपको समझना होगा, आप तो पूरे विभीषण निकले, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विभीषण शब्द वैसे व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पर वो जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ हम किसी के लिए कह रहे हैं कि आप विभीषण निकले, यानी आप विभीषण हो नहीं, लेकिन विभीषण के जो गुण हैं वो आप में हैं, तो ये पूरी जाति का बोध करा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसे लिखिएगा। चलिए, तो ये तो हमने पढ़ा है कुछ पहले संज्ञा के बारे में, तो इतना यदि आपको समझ में आ गया तो आगे हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद देखिए हमने आपको बताया कि विकारी शब्दों की हमने बात की थी, हम पीछे चलेंगे जहां से बढ़े थे। हमने विकारी शब्दों की बात की थी, हमने कहा विकारी शब्द जिनमें विकार आ जाता है, इसमें आपका पहला प्रकार था संज्ञा। अब संज्ञा में कैसे परिवर्तन आ जाता है ये भी तो हमें सीखना है। इससे पहले हम इसके कुछ एक्सरसाइज जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। इस अभ्यास के जो है प्रश्न जो है अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम कर लेते हैं। इसके बाद हम लिंग देखते हैं, फिर वचन पढ़ेंगे, और फिर कारक। इस प्रकार से आगे इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो कुछ यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके 4 उत्तर दिए हैं, एक उत्तर सही होगा एक प्रश्न का। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं। तो अब हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, पूरा टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। प्रश्नों को, अभ्यास प्रश्नों को आप स्वयं कीजिएगा। पहला ऑप्शन है लिंग, उसे लिंग कहते हैं, वचन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। तो इसका उत्तर आप बताएंगे। मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, आज ही हमने कराया। मीठा शब्द क्या है आपका, ये विशेषण है, और विशेषण से आप इसका क्या बनाएंगे, भाव। तो आपका भाव किस में आ रहा है, मिठाई में आ रहा है, मिठास में आ रहा है, और ब दोनों में आ रहा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सही उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। फिर प्रश्न नंबर यहाँ पर 3 है, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। तो यहाँ आपने इस टॉपिक में कितने भेद पढ़े हैं, 4, 7, 5 या 8। चलिए इसको लिखेंगे, जल्दी प्रश्नों को उत्तर नोट करें और फिर उत्तर आप बताइएगा इनका, क्योंकि हम टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है,
प्रश्न नंबर 4 है, विशिष्ट स्थानों के नामों को संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत रखा जाता है? विशिष्ट स्थानों के नामों को संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत रखा जाता है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उत्तर भी दिए गए हैं। देखिए, संज्ञा शब्द है आपका राम, तुम, मोटा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। दिशाओं के नाम डैश डैश वाचक संज्ञाओं में आते हैं, तो हमने ये पढ़ चुके हैं। हम दिशाओं के नाम किस में आता है? व्यक्तिवाचक में आता है। हमने बताया था ना, दिशाओं के नाम, ग्रह और नक्षत्रों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक में आते हैं। एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे आप जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से डैश डैश का बोध होता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। किस किस का बोध होता है? भाववाचक में किसी के गुणों के बारे में आप बताएंगे, दोष, धर्म, भाव, तो ये आपके क्या हैं? ये आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बुढ़ापा। चलिए, तो ये उत्तर भी यहाँ पर दिए गए हैं, इनको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। साथ में बहुविकल्पीय प्रश्नों के भी उत्तर दिए गए हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ कुछ आपके लघु उत्तरीय या निबंधात्मक या आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके उत्तर आपको करने हैं। चलिए, संज्ञा की उचित परिभाषा। तो संज्ञा की परिभाषा सभी बच्चे जानते हैं, नहीं जानते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण को, गुण के नाम को आप क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मेज, दिल्ली, सज्जनता आदि शब्द आपके क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आपके इसके कुछ उदाहरण आपको यहाँ बताने हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की सामान्य वस्तुओं या जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, शिक्षक, छात्र, नगर, पंखा, पुस्तक, कुर्सी, मेज आदि शब्द आपके क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशिष्ट व्यक्ति या स्थान का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक कहेंगे। जैसे राम, यमुना, रहीम, दिल्ली, ये आपके व्यक्तिवाचक हैं। सभी प्रश्नों को आप लिखिएगा। के बाद प्रश्न नंबर 5 है, भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? ये आप बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रश्नों के रूप में फिर से आपको भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चाल, विनम्रता, बचपन, मिठास, सुख, मुस्कान, सुंदरता, बुढ़ापा, लालिमा आदि शब्द आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसको भी आप जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित या निम्नांकित विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा आपको बनाना है। यहाँ कुछ विशेषण शब्द आपको दिए गए हैं, इन विशेषण शब्दों से आपको इनका भाववाचक बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लाल शब्द है, लाल का विशेषण हो जाएगा, विशेषण शब्द है ये, इसका भाववाचक लालिमा। ठीक है, पढ़ा था हमने अभी। हरा का हरियाली, सुंदर का सुंदरता, ये भाववाचक है। स्वस्थ, स्वस्थ ये स्वास्थ्य, ये आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए इसको लिखिएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, दिए गए संज्ञा शब्दों के सामने संज्ञा भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक आपको लिखना है। तो यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने इन शब्दों को का भेद लिखना है। जैसे आपका नदीस है तो इसका संज्ञा भेद क्या है? ठीक है,
उसके बाद गिरी है, इसका संज्ञा भेद क्या है, यानी कि ये कौन सी संज्ञा है आपकी, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, ठीक है, या भाववाचक है। तो देखिए नदीस शब्द जातिवाचक है, ठीक है, गिरी शब्द आपका जातिवाचक है, ये आपके संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है। वन आपका जातिवाचक है, देश भी जातिवाचक है, भास्कर यहाँ सूर्य के लिए कहा गया है, व्यक्तिवाचक है। एकता में यहाँ भाव है, तो यहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा आ जाएगा, लिख लेंगे सभी बच्चे, ठीक है। ऐसे ही मन भाववाचक है, विश्व आपका भाववाचक है, भारत व्यक्तिवाचक किसी विशेष देश का नाम है, किसी एक देश का नाम, शांति भाववाचक, प्रेम भी भाववाचक, और ललाट भी आपका यहाँ जातिवाचक में आ जाएगा। चलिए तो इसको आप जल्दी लिखिएगा। नदीस जातिवाचक, गिरी आपका जातिवाचक, वन आपका जातिवाचक, देश आपका जातिवाचक, भास्कर यानी सूर्य आपका जातिवाचक, एकता आपका भाववाचक, ठीक है, मन आपका भाववाचक, विश्व आपका भाववाचक, भारत किसी विशेष देश का नाम है, किसी एक देश का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक आएगा। प्रेम शांति और प्रेम यहाँ भाव है, और ललाट यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। तो जल्दी से इसे लिखिएगा। तो जल्दी से लिखिएगा। यहाँ शब्दों के भेद आपको संज्ञा भेद करने हैं, शब्दों के संज्ञा भेद आपको करने हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के सामने आपको उनकी संज्ञा भेद लिखना है कि वो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है, ठीक है। तो यहाँ हमने अलग अलग शब्दों के भेद लिखे हैं, संज्ञा भेद। इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में हमने आपको विशेषण से, आपको सर्वनाम से, फिर जातिवाचक से और क्रिया से जो है भाववाचक संज्ञा बनाना सिखाया है। तो ये हमने यहाँ पर आज की क्लास में संज्ञा के बारे में पढ़ा। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, संज्ञा के 5 भेद आपने पढ़े, साथ में आपने संज्ञा को जो है जातिवाचक को भाववाचक में कैसे परिवर्तित करते हैं ये आपने सीखा। तो ये सभी बातें आपने संज्ञा में सीख ली है। अब देखिए संज्ञा को हमने क्या कहा था, इसको लिंग, वचन और कारक के आधार पर देखो। अब संज्ञा को आप किस किस आधार पर जो है क्या कर सकते हैं, इसका भेद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है संज्ञा के भी 3 विकार हैं, ठीक है ना। 3 तरह से जो है संज्ञा में विकार आ जाता है। पहला लिंग के आधार पर, वचन और कारक के आधार पर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लिंग हम पढ़ेंगे, फिर वचन पढ़ेंगे और फिर कारक पढ़ेंगे। तो हमने विकारी शब्दों से संज्ञा लिया, संज्ञा के किन किन आधारों पर विकार आता है इनको हम पढ़ेंगे, और फिर वहां पर हम देखेंगे कि संज्ञा में कैसे परिवर्तन आ जाता है, कैसे विकार आ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।